हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, 1950 टू 1990 तक का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे पार्ट 1 देख चुके थे, पार्ट 2 आज स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ बता दिए थे, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको एक बार और करके पढ़ के क्लियर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं, रिफॉर्म हम लोग देखना था। इंडस्ट्री के बारे में देखना था कि क्या कंडीशन था उस समय। ठीक है ना, आज़ादी के बाद और 1991 रिफॉर्म के बीच के जो पीरियड था तो उस समय। तो रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल था उसके बारे में देखिए। पहला क्या है, थोड़ा सा पेंसिल, एक सेकेंड। चलिए ठीक है। कह रहा है कि रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल था उसके बारे में देखिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। हम लोग भी जानते हैं कि किसी भी कंट्री का आर्थिक विकास के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है या फिर है जो भी। इनिशियली वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इकोनॉमिकली प्रोस्परस। स्टार्टिंग में वेल डेवलप इकोनॉमी, जिनके इकोनॉमी बहुत अच्छे डेवलप थे, वो क्या थे, इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस यानी समृद्ध थे, आर्थिक रूप से सब कुछ सही था। रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई इन, तो क्या क्या इसमें आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के रोल में। तो पहला है मीटिंग इवर राइजिंग डिमांड, यानी कि जो डिमांड राइज होते हैं तो सभी को मीटिंग यानी कि सभी को मिल जाता है। जो डिमांड राइज होते हैं उसको फुलफिल करवा देता है। राइजिंग ऑफ पीपुल इनकम, लोगों का इनकम भी बढ़ा देता है। कौन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ का जो क्षमता होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ कहने का मतलब जो रेट से ग्रोथ होता था वो हाई रेट से ग्रोथ होता है पूरा क्षमता के साथ। की टू हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर पाते हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट भी देता है और लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है। कौन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए प्री कंडीशन फॉर फाइनल टेक ऑफ, एक सेकेंड, फाइनल टेक ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी फाइनल टेक ऑफ करने का तो छोड़ता है एक, यानी कि आसमान में उड़ना समझिए। कोई भी इकोनॉमी आसमान में तभी उड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज प्री कंडीशन। तो उसका पहले का जो कंडीशन होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तभी कोई इकोनॉमी उड़ने लगता है, यानी कि रैंक 1 रैंक 2 में आने लगता है। कब, जब उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ट होता है। तो वही बात यहाँ पर बता रहा है। तो बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम लोग भी जान रहे हैं कितना विकास होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब से कब का है आपका, 26 सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर 26/4/2010-11 जो लास्ट जनगणना हुआ था, तो वहीं 2011 में, तो वहीं तक का यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हुआ था। हम लोग को देखेंगे यहाँ तो 2011 तक। ठीक है, आज़ादी से लेकर। तो शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी कितना इंक्रीज अप टू 20% इन 13-14 तक, 20% तक जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन था। अब बोलिएगा जीडीपी क्या है। जीडीपी जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है ना कंट्री में, उसका वैल्यू, ठीक है ना, या एक तरह से आप नेशनल इनकम, कंट्री में कितना इनकम जनरेट हुआ तो उसको जीडीपी बोलते हैं। क्लास 12 में डिटेल में पढ़िएगा, चैप्टर है नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी। तो वहाँ पर अभी यही याद रखिए, जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का, उसका जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है तो उसी हो जाए प्राइस, या फिर जो भी नेशनल इनकम, पैसा जो जनरेट, तो सब कुछ जीडीपी उसी में आता है। तो जीडीपी 20% जीडीपी का जो भी पैसा देखा जाएगा तो सब कहाँ से आ रहा है, यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर से। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब कुछ क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, सभी कुछ का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिला, और साथ ही साथ एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी काफ़ी बढ़ावा मिला था। इतना जो पीरियड है यहाँ पे इंडिपेंडेंस से लेकर यहाँ तक में थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, अब बिल्डिंग अप कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहने का मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बने, यानी कि मशीन वगैरह बनाया गया। ग्रोथ ऑफ नॉन इसेंशियल कंज्यूमर इंडस्ट्री, इन सब का भी विकास हुआ। नॉन इसेंशियल कंज्यूमर इंडस्ट्री, वैसा कंज्यूमर इंडस्ट्री जिसका मतलब कोई उतना खास वैल्यू ना हो, वह सब का भी विकास हुआ। ठीक है, तो इतना इसके बारे में था। आगे क्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम थे इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए।
प्रॉब्लम कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी जो भी था देखना होगा। सेक्टरल इम्बैलेंस एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फेल टू प्रोवाइड सपोर्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि ना ही तो एग्रीकल्चर सेक्टर और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों क्या था, इम्बैलेंस था, सही से काम नहीं करता था, अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं था हमारे। फेल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर पाया। रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिला, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट, कुछ ही स्टेट तक डेवलपमेंट हो पाया था इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रियल सिकनेस विच राइज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल सिकनेस यानी कि इंडस्ट्रियल विकास नहीं कर पाया, बीमार हो गया, अच्छा से काम नहीं कर रहा था, तो इसके कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई था, कॉस्ट इसलिए हाई था ना कि ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन, कोई कंपटीशन रहेगा तो ना मार्केट में एक और गुड्स आया, एक और गुड्स आया, तब ना कोस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट कम या बेसी होगा कि नहीं, ये 5 में बेच रहा है तो हम भी 5-6 में बेचेंगे, ऐसे करके 8 में बेचेगा, 12 में, कितना ही बेच सकता है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट्स फॉर द रिडक्शन इन टैक्स और ड्यूटी मेक इम्पोर्ट ईजी, और ज़्यादातर डिपेंड गवर्नमेंट सरकार पर थे सब कोई, क्योंकि बाहर से तो किसी को एंट्री था नहीं, तो टैक्स वगैरह कम करना, बेसी करना, वो सब सरकार जो बोलेगी उसी अनुसार था। टू मेक इम्पोर्ट ईजियर, ताकि इम्पोर्ट आसानी से करवाया जा सके, बाहर से कुछ मंगवाना है तो सरकार को बोलेगी तभी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब प्रॉब्लम है ना, बाहर से मटेरियल कुछ मंगवाना है तो जब तो सरकार नहीं उस पर कुछ कहेगी, बोलेगी, तब तक नहीं कर पाते। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि जितना कैपेसिटी था उससे कम यूटिलाइज हो पाया, कोई भी रिसोर्सेज का जितना कैपेसिटी था उससे कम हो पाया। और इंक्रीज कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो कहने का मतलब कि कैपिटल यानी कि पैसा, तो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो, ज़्यादा लग रहा था और प्रोडक्शन कम हो रहा था, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कि ना ही तो कंपटीशन था, ना ही हम लोग बाहर का टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, ना ही हम लोग को डेवलपमेंट कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग का सीमित डेवलपमेंट हो रहा था, यानी कि हम लोग क्या कहते कि सेल्फ रिलायंस होना है, बाहर से डिपेंड नहीं रहेंगे, तो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए 1991 में रिफॉर्म भी आए थे, ठीक है। तो इतना कुछ प्रॉब्लम वगैरह थे। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिव्यूज, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया है, हमेशा एग्जाम में पूछता है तो इसको माइंड में रखिएगा। क्या था ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ज़्यादा कहा कि हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करने पे जोर दिया कि प्राइवेटाइजेशन करिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह लगाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया था, और सरकार का हस्तक्षेप सब कुछ होगा इसमें, बाहर का कोई प्राइवेट इंडिविजुअल वगैरह इसमें कुछ नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे ऐसा काम किया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट रेगुलेट्स क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन इकोनॉमी, सरकार रेगुलेट करेगी और कोई नहीं, ठीक। 1957 यहाँ पर आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान भी लॉन्च हुआ था, उसी के साथ में भी हुआ था, तो उसमें ज़्यादा फोकस सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसी का था। लेट डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री, क्या क्या था देखिए, टू एक्सेलेरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ को क्या एक्सेलेरेट करना, तेजी करने के लिए लगाया गया था। तो डेवलप हैवी इंडस्ट्री, बढ़ावा दीजिए। एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। टू रिड्यूस डिसेपरिटी इन इनकम एंड वेल्थ में क्या कह रहे हैं, डिसेपरिटी रिड्यूस यानी कि जो बंटवारा सही से नहीं हो पा रहा तो बराबर बंटवारा किया जाए, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है। और क्या क्या था इसका, टू प्रिवेंट द मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इनकम इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल मेंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि स्मॉल मेंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कोई खास व्यक्ति के हाथ में वेल्थ वगैरह इनकम वगैरह नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर वेल्थ कुछ भी नहीं रहेगा, मोनोपोली राइट भी नहीं रहेगा, सब किसके पास रहेंगे, गवर्नमेंट के पास रहेंगे। इसका फोकस यही था कि सब कुछ सरकारी निजीकरण नहीं, गवर्नमेंट को सब कुछ। फीचर ऑफ क्या क्या इसका फीचर था देखिए, बांट दिया गया था, शेड्यूल ए शेड्यूल बी करके बांट दिया गया था इंडस्ट्री को। देखिए क्या था, न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को क्लासीफाई करके अलग अलग बंटवारा किया था। इंडस्ट्री और क्लास 3 शेड्यूल में बांट दिया था। पहला शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थे, जिसमें लिस्टेड शेड्यूल ए हुज फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ स्टेट, यानी कि क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल किसके पास जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा का सारा स्टेट को होगा। तो यहाँ पर जो भी इसमें डेवलपमेंट करना है नहीं करना है, तो 17 ऐसे इंडस्ट्री थे जो कि गवर्नमेंट के हाथ में थे, उसका डेवलपमेंट सब गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, सारा जिम्मेवारी। फिर ग्रुप 2 यानी कि शेड्यूल बी में क्या 12 इंडस्ट्री थे, जिसमें आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि शेड्यूल ए में कितने थे, बी में कितने थे, ठीक ना। इंडस्ट्री वेर इंक्लूडेड, और स्टेट का किस में पावर था किस में नहीं पावर था। शेड्यूल बी में क्या थे, प्राइवेट सेक्टर कुड
सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर विथ स्टेट टेकिंग सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। कोई नए यूनिट्स स्टार्ट करना है तो उसके लिए सरकार स्टेट ही कोई डिसीजन वगैरह लेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इस पब्लिक सेक्टर की एफर्ट में सप्लीमेंट का रूप प्राइवेट सेक्टर कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन अपना साथ में लगा सकता है, दे सकता है, लेकिन मेन डिसीजन वगैरह सरकार ही लेगी। तो प्राइवेट का थोड़ा सा यहाँ पर आके चलिए तुम आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक। और एक सी शेड्यूल बनाया था, अदर देन रेसिड्यूल इंडस्ट्रियल वेयर लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया कि इसमें आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो एक अलग से बना दिया गया था, इसमें आपको प्राइवेट को थोड़ा सा सपोर्ट दिया था और एक में क्या किया था, पूर्ण रूप से गवर्नमेंट में बांट दिया गया था। तो ऐसे करके इसमें बांटा गया था, ठीक है। ओपन टू क्या है, प्राइवेट सेक्टर में इसी का, तो ऐसे करके बांटा था। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और क्या था इसका, स्टेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री पे थोड़ा सा दबाव दिया कि इसे को बढ़ाया जाए कॉटेज वगैरह को, ठीक है। और क्योंकि हम लोग का बाहर से सामान को नहीं मंगाना है, सब कुछ अंदर प्रोडक्शन करना है कंट्री में। इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इसमें लाइसेंसिंग वगैरह का फैसिलिटी लाया गया। इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश ओनली थ्रू ए लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस मिलेगा तभी आपको इंडस्ट्री वगैरह लगा सकते हैं, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और इंडस्ट्रियल कंसेशन, जो छूट वगैरह मिलेगा, वे आर ऑफर फॉर प्राइवेट एंटरप्राइजेज फॉर इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहती है कि हम कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह करें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो बैकवर्ड रीजन में करिएगा कंट्री के साइड में, तभी आप लोग को छूट मिलेगा, ना तो छूट नहीं मिलेगा। सच है टैक्स रिबेट, टैक्स में कुछ छूट वगैरह, कंसेशन, रेट्स ऑफ पावर सप्लाई वगैरह तभी मिल पाएगा आपको, कब, जब आप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन में लगाइएगा तब। तो ये सब जो आपका 1956 का जो रिजोल्यूशन एक्ट था, इस सब का जो फीचर हम लोग देखे, तो कुछ फीचर को माइंड में रखिएगा कैसे कैसे क्या था। पब्लिक सेक्टर क्या थे, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का सेक्टर, सब कुछ पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज विच आर ओन बाय गवर्नमेंट, जो कि सारा गवर्नमेंट के पास अधिकार रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पब्लिक सेक्टर, जिसमें कि सब इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस विच आर ओन बाय द गवर्नमेंट एंड मैनेज आइदर बाय गवर्नमेंट, जो ये पब्लिक सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सारे के सारे सेक्टर आ जाएंगे, तो इसको गवर्नमेंट ऑन भी करेगी, मालिकाना हक भी रखती थी और मैनेज भी करती थी, ठीक। और सेल्फ और बाय द अदर एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ यानी गवर्नमेंट की ओर से ही कोई एजेंसी रहेगी या गवर्नमेंट खुद रहेगी, तो सारा का सारा पब्लिक सेक्टर जितने भी हैं यानी कि इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल, तो सब कंट्रोल किसके हाथ में रहेंगे, गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे। तो पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था, तो देख लीजिए रोल क्या था, लेक ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट इंटरप्राइजेस, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो प्राइवेट कंपनी थी उन लोगों के पास कमी था, किसका, कैपिटल का, पैसा का कमी होता था। तो सरकार के कारण ऐसा होता था, क्यों, उन लोग चाहता था कि हम लोग को पैसा इन्वेस्टमेंट कहीं करता, कंपनी वगैरह खोल के इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से पैसा जनरेट करता, लेकिन पैसा जनरेट नहीं कर पाता था क्योंकि सरकार खोलने का इजाज़त नहीं देती थी। बहुत सिस्टम थोड़ा सा टफ था, लाइसेंस वगैरह क्या क्या फैसिलिटी। लेक ऑफ इंसेंटिव एमोंग प्राइवेट इंटरप्रेन्योर में उमंग जोश वगैरह उतना नहीं देखा गया, उन लोग का कमी देखने को मिला। डिमांड ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, मार्केट का साइज छोटा था उन लोग के लिए, तो इसीलिए उन लोग उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। एंड सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी यानी कि मैन एम टू गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन प्रॉफिट, और सोशलिस्ट पैटर्न पे सब कुछ काम ऑफ सोसाइटी। मेन एम तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या था, जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन प्रॉफिट, यानी कि मार्केट मैकेनिज्म में काम नहीं किया। अब विदाउट मार्केट मैकेनिज्म में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। डेवलपमेंट प्रॉफिट जब जहाँ पे देखेगा वहाँ पे काम करेगा। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में जितना पढ़ाई हो पाता है उतना सरकारी में नहीं होता है, तो ये प्राइवेट को इसीलिए हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाए थे, ऐसा भी कंडीशन था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ क्या है, बैकवर्ड एरिया, ये सब जगह भी सरकार का काम था, तो वो सब देखिए। टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एक हाथ में नहीं रहे जमा, इसके लिए। और टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो भी हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं तो बाहर से ना मंगवाए, उसके जगह पे खुद सब्स्टिट्यूट तैयार करें, खुद अंदर बनाए, तो ये सब प्रमोट करने के लिए ये सब काम था किसका, पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का। तो पब्लिक सेक्टर में जो भी आपका सेक्टर आते हैं तो सारा का सारा किसके अंडर में रहता है, गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग हेडिंग में देखे थे, तो यही था। प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम थे, क्या है, अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग, वैसा प्राइस नहीं रहता जिससे कि प्रॉफिट कमा सके। ओवर स्टाफिंग, ज़्यादा स्टाफ भी
अब सरकारी स्कूल में देखें 10-10 को टीचर हमें पढ़ा नहीं रहे हैं। अब तो टीचर वगैरह भी वहाँ पर कमी देखने को मिलता है। पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा स्टाफ वगैरह थे। इसके बाद मैनेजमेंट गैप, अच्छा से काम भी नहीं हो पाता था, गैपिंग भी देखने को गवर्नमेंट में सब रहता है। इसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ गैप्स, जो भी गैप्स थे तो उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा था, तो इतना कुछ देखने को मिला। और गैप कहने का मतलब कि यहाँ पर जैसे कि विभाग के अंदर गैप होता है तो गैप में उसका यूटिलाइज सही से नहीं हो पाया। हायर मतलब कोई हाई स्किल है, कोई लो स्किल है, तो उसके बीच में सही से काम होना चाहिए तालमेल, तो मैनेजमेंट वगैरह भी सही से नहीं हो पाता था इस टाइप से। और इनएडिक्वेट ऑटोनोमी, अब किसी के पास एक के पास जो अगर शासन रहेगा तो वो भी सही से नहीं था। इसके बाद हाई लॉसेस, काफ़ी लॉस देखने को मिला। और बर्डन ऑफ क्या सिक यूनिट, यानी कुछ कमजोर इकाई तैयार हुए गवर्नमेंट सेक्टर में जिसका काफ़ी लोड बढ़ा। तो सरकार समझिए कि एकदम अच्छा से काम नहीं कर रही थी, अच्छा से नहीं काम कर रही थी, क्योंकि उसका सपोर्ट प्राइवेट इंटरप्राइजेस से नहीं भी मिल पा रहा था, प्रॉफिट वगैरह नहीं, केवल डेवलपमेंट पे विकास पे काम कर रहे थे। तो केवल विकास से काम कर नहीं ना होगा, आपको इनकम भी तो चाहिए, तो दिक्कत हो गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, ठीक है ना। SSI क्या थे, हम लोग भारत में विश्व के सबसे बहुत 25% जो एक्सपोर्ट था पहले, 25% एक्सपोर्ट, यानी कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड का था वो भारत के करता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। भारत के मसाले सबसे ज़्यादा विदेशों में, मसाले नहीं, स्पाइस के साथ साथ आपका जो भी ज्वेलरी वगैरह थे, कीमती पत्थर वगैरह सब कुछ एक्सपोर्ट होता था। तो 25% वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हम लोग करते थे बहुत पहले। आज चाइना आई थिंक 11% कितना तो करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। तो हम लोग चाइना से भी आगे थे, सब कुछ मतलब बहुत वर्ल्ड मार्केट में इंडियन मार्केट का काफ़ी डिमांड था, इतना समझिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो उस समय तो कंपनी वगैरह नहीं थी, तो उसके बारे में था। तो क्या थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक सेकेंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड हैज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सिस्ट 5 करोड़। आज का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 5 करोड़ से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। आज के युग में इसको ऐसा बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI और रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या इसके रोल थे, क्या विशेषताएं थे, इसके बारे में देख लीजिए। लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप का होता है, एक लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल में मशीन वगैरह का यूज़ किया जाता है, लेबर में लेबर का यूज़ होता है, तो लेबर था यहाँ पर यूज़। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोगों का रोजगार, खुद से रोजगार करता था यहाँ पर, अपने आप से रोजगार, किसी पर डिपेंडेंट नहीं। लेस कैपिटल इंटेंस, यानी कि पैसा उतना जो पूंजी होता है, इसमें पूंजी पे उतना फोकस नहीं हो पाता था, क्योंकि आपका स्मॉल स्केल पे सब कुछ काम होते थे, तो उतना इंटेंसिव गहन रूप से आपका कैपिटल वगैरह के बारे में उतना नहीं हो पाता था यहाँ पे, ठीक है, पैसा। इसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोशन भी आवश्यकता होती थी। इसके बाद सीड्स बेड फॉर द लार्ज इंडस्ट्री के लिए सीड बेड का काम करती थी, यानी कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सीड बेड कहने का मतलब कि सीड की तरह काम करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ बनाना है तो स्मॉल थिंग्स यहाँ से मिलते थे, ठीक है ना, जिससे आप लार्ज कर सकते प्रोडक्शन। सो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोकेशनल यानी कि जो एरिया अनुसार आप फ्लेक्सिबिलिटी चेंजिंग देखने को मिल सकता था। आप इस एरिया में जो आप कर रहे हैं प्रोडक्शन चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे एरिया में कुछ और कर सकते हैं, ऐसे करके स्मॉल इंडस्ट्री में थे। प्रॉब्लम क्या था इसके, डिफिकल्टी ऑफ फाइनेंस, पैसा वगैरह नहीं मिल पाता था। इसके बाद शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की कमी होता था, क्योंकि ज़्यादातर रॉ मटेरियल कहाँ चले जाते थे, ब्रिटेन का, यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल सब ले जाता था, तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे तो उन लोग को दिक्कत होता था, नहीं मिल पाता था। डिफ़िकल्टी ऑफ मार्केटिंग की भी सही से व्यवस्था नहीं था। इसके बाद आउटडेटेड मशीन एंड इक्विपमेंट, यानी कि सारे मशीन वगैरह पुराने थे, पहले के थे। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, और बाकी ब्रिटेन से जो बन के आता था इंडस्ट्री से गुड्स, तो उसके सामने कंपटीशन भी थे। ये सब प्रॉब्लम वगैरह थे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह ये सब तो कोई खास टॉपिक होता है नहीं, पढ़े होंगे क्लास 9-10 में भी। चलिए, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड या फिर क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब तो क्लास 12 में कुछ टॉपिक यहाँ पे क्लास 12 का डाल दिया है, सब डिटेल में समझ में आएगा जब क्लास 12 में आइएगा ना, तो वहाँ पर और डिटेल में सब क्लियर कट होगा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रॉ मटेरियल वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। स्टार्टिंग में हम बताए थे कि भारत से कहाँ ब्रिटेन जाता था, क्या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है ना, इन एबंडेंस, पूरा प्रचुर मात्रा में। ऑन द अदर हैंड द फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया, और दूसरे हैंड में कहे तो आपका जो ब्रिटेन से क्या फिनिश गुड इंपोर्ट होता था भारत में, ठीक है। नोटेबली अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे आ ही गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छे थे। किसी भी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इम्पोर्ट से, तो उसका बैलेंस ऑफ
ट्रेड क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़िएगा क्लास 12 में। चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड नोटेबली चेंज सच है। अब क्या क्या चेंज हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, तो देख लीजिए। फॉरेन ट्रेड यानी विदेशों से जो व्यापार होता था। डिक्लाइन द परसेंटेज ऑफ शेयर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो हम लोग पहले कर पाते थे, उसमें क्या हुआ, उसका शेयर परसेंट में कमी देखने को मिला, नहीं हो पाया। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट। अब टोटल एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम और मैन्युफैक्चर गुड्स का ज़्यादा देखने को मिला। इसके बाद चेंज इन इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिए थे ना, तो इसी के कारण एग्रीकल्चर पर नहीं। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या दिया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या बताया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था, फर्स्ट में एग्रीकल्चर में। तो इस टाइप से चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड, तो दोनों का डायरेक्शन में भी चेंजिंग देखने को मिला, एक्सपोर्ट ट्रेड इम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है। यानी कि पहले क्या करते थे हम लोग, ज़्यादा इम्पोर्ट, अब एक्सपोर्ट किए, उल्टा डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक। थोड़ा सा विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, इसीलिए बेकार हो गया था। एंड डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन हैज़ क्या है, मेन ट्रेडिंग पावर, जो कौन पावर यहाँ पे है, ट्रेडिंग पार्टनर, सॉरी, डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन हैज़ मेन ट्रेडिंग पावर। जो मेन ट्रेडिंग पावर जो इसके पास था, पार्टनर, तो उसको डिक्लाइन यानी कमी किया, खुद का प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट किया था, तो बोला कि हम खुद से अपना करेंगे, तो यहाँ पे कमी देखने को मिला कि उससे काम नहीं करना। चलिए, ट्रेड पॉलिसी, कुछ नियम कानून लगाकर, और यहाँ पे देखिए क्या क्या थे। ट्रेड पॉलिसी क्या था उस समय, इन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। ट्रेड वॉज कॉमनली कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग, हम लोग को अंदर देखना है, ऐसा प्लानिंग, ऐसा व्यापार करना है कि जो कि इंटरनल, बाहर से नहीं, मतलब यानी कि क्लोज इकोनॉमी। आज पूरा कंट्री ओपन इकोनॉमी है, पूरा वर्ल्ड ओपन इकोनॉमी है, लेकिन उसमें क्लोज इकोनॉमी पर जोर दिए गए थे। एंड स्ट्रेटजी टेक्निकली नोन एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वही ऐसा प्लानिंग करना है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, यानी कि जो बताया आप लोग को, ऐसा बना कि खुद से मतलब सब्स्टिट्यूट करें, जो बाहर से नहीं मंगाए, खुद से करें। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स दे भी दिया कि सब्स्टिट्यूशन इम्पोर्ट्स विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि जो भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग करना है, तो क्या बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं, तो उसका जगह पे सब्स्टिट्यूट, तो कहाँ से सब्स्टिट्यूट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से करेंगे, ठीक। इम्पोर्ट वेयर प्रोटेक्टेड बाई इम्पोजिंग ऑफ टैरिफ एंड कोटा वगैरह लगाकर इम्पोर्ट को रोक दिया जाता था, कि बाहर से नहीं, कुछ टैक्स वगैरह हाई लगा दिए, कोटा लगा दिए कि बाहर से मंगाइएगा तो इतना ही मंगाइएगा, कोटा फिक्स कर दिए। विच प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फार्म फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो इससे क्या हुआ कि फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक फार्म को प्रोटेक्शन ही मिला, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड यानी कि हम लोग को अंदर देखना है, बाहर से मतलब नहीं रखना है, ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे इसका प्रभाव पड़ा था। तो इससे लॉस भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज किए, लेकिन लॉस क्या हुआ, आप स्किल्ड नहीं हो पाए, आप वर्ल्ड मार्केट से इंटर कनेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है ना। आप उतना न्यू एडवांसमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है। इट हेल्प टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज बाई रिड्यूसिंग इम्पोर्ट। तो यहाँ एक और फायदा होता है फॉरेन एक्सचेंज में, बाई रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट कम करना है। क्रिएट ए प्रोटेक्शन मार्केट, प्रोटेक्टिव मार्केट, लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड का डिमांड ज़्यादा हुआ। हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस और कंट्री विच डायरेक्टली लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ग्रोथ भी हुआ, लेकिन उतना नहीं हो पाया था जितना हम लोग को होना था। तो इस टाइप से ट्रेड पॉलिसी था। इसके बाद आपको कितना है, थोड़ा सा चलिए लास्ट है, खत्म है, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो वीडियो आप लोग का पता है, चलिए ठीक है, कुछ है नहीं उतना। तो ट्रेड पॉलिसी के बाद क्रिटिसिज्म ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, इसका काफ़ी आलोचना हुआ कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग को क्या हो, इसका आलोचना हुआ। कैसे, इट डिड नॉट लीड टू ग्रोथ, ये ग्रोथ नहीं ले पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और सही नहीं कर पाया था, ठीक। इट डिड नॉट लीड टू ग्रोथ, ये ग्रोथ नहीं ले पाया। लेक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाई लेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब कंपटीशन का कमी हुआ, तो इसके कारण मॉडर्नाइजेशन में भी कमी देखने को मिला। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंस पब्लिक मोनोपोली, इनएफिशिएंस पब्लिक मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली का जो एक किसी भी एक मार्केट मोनोपोली यानी कि जो राइट होता है गवर्नमेंट का, तो सही से इनएफिशिएंट ग्रोथ हुआ, गवर्नमेंट जितना कंट्रोल करना चाहिए थी उतना नहीं हो पाया था। एंड इट डिड नॉट लीड्स टू इफिशियंसी, अब इससे इफिशियंसी सही से कोई काम नहीं हो पाया। तो इस आलोचना हुआ कि नहीं नहीं, तो सही नहीं था। तो
सही नहीं था तो सही में सही नहीं था, हटाया गया इसको, 1991 में हटाया गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी था ना, इसमें लाइसेंसिंग कर दिया गया था लाइसेंस, तो इसको भी हटाया गया था बाद में चल के। तो देख लीजिए, लास्ट टॉपिक होगा, ख़त्म करेंगे इसको। लाइसेंस इज द टूल फॉर क्या चैनलाइजिंग द स्केयर रिसोर्सेज। लाइसेंस एक ऐसा टूल है, लाइसेंस जैसे किसी भी स्ट्रीम में लाइसेंस मिलता है, क्या चैनलाइजिंग स्केयर रिसोर्सेज इन, जो हमारे पास रिसोर्सेज का जो भी कमी है, जितना कम रिसोर्सेज उसी को चैनलाइज करने में, बंटवारा करने में, इन प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पहले से डिटरमाइन हो जाता है कि कहाँ पे हम लोग को इकोनॉमी में प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटी सेक्टर, कौन सेक्टर पहले किसको देना, क्या करना, तो लाइसेंस हो गया, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, तो पहले से। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिजोल्यूशन एक्ट IDRA वाज क्या है, 1951 में इसको लगाया गया था। इसमें लाइसेंस दे दिया गया कि इतना इंडस्ट्री ये सब ग्रोथ करेगा, तुमको ये सब नहीं करना है, इस टाइप से ऐसे करके। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि जो ही प्रायोरिटी प्राथमिकता वगैरह दी जाए, तो पहले से डिटरमाइंड रहता था किसको प्राथमिकता देना है, किसको नहीं देना है। तो लाइसेंसिंग क्या था, वही चैनलाइजिंग रिस्क के रिसोर्स कैसे बांटना है, तो पहले से सब कुछ फिक्स रहता था कोई भी इकोनॉमी में। लाइसेंसिंग कर दीजिएगा तो फिक्स ही ना हो गया इस टाइप से। क्या था मेन ऑब्जेक्टिव इसका, क्या था देख लीजिए। पहला था क्या, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विथ प्लान प्रायोरिटी, यानी कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो भी उसका रेगुलेशन करना है कैसे, अकॉर्डेंस विथ प्लान प्रायोरिटी, यानी कि सब कुछ प्लानिंग करके कैसे कैसे क्या करना है, जो पहले से, ठीक ना। तो प्रायोरिटी प्राथमिकता देंगे, लेकिन पहले से सब कुछ फिक्स कर लेंगे, ठीक, इसमें क्या हम लोग को डेवलपमेंट कहाँ पर कैसे क्या करना है। एवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली राइट वगैरह नहीं देंगे, किसी एक को राइट नहीं देना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करना है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ अनड्यू कंपटीशन बिटवीन लार्ज इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है, बेतुका कंपटीशन, तो उसको ख़त्म करना है। एंड ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स हमारे पास कम है, तो उसको क्या करना है, पूर्ण रूप से यूटिलाइज करना है, जो भी है जितना है फॉरेन का रिसोर्सेज, फॉरेन का जो भी पैसा कौड़ी। एंड अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के तहत फॉलोइंग वेयर एप्लीकेबल, यही सब जो बात बता रहे हैं, तो यही सब लागू वहाँ पर था। मोनोपोली वगैरह नहीं रखना है, थोड़ा सा रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस तरीका से करना है। इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इसका भी हुआ। क्या क्या हुआ इसका क्रिटिसिज्म देख लीजिए। देयर वाज ए हॉक सिस्टम ऑफ क्या है, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस, हॉक सिस्टम बन गया यहाँ पर। ये सब कोई सिस्टम यहाँ पे था, इसको गूगल वगैरह थोड़ा करके देखिए ना, हॉक सिस्टम कुछ होगा यहाँ पे, माइंड से बाहर निकल रहा है। इसके बाद क्या था, द क्वालिटी ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निक डेवलपमेंट वाज जनरली पुअर, बताया गया कि सब द्वारा जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, पुअर होगा। लाइसेंस पॉलिसी रिजल्टेड अंडर द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इन मैनी इंडस्ट्री, लाइसेंस पॉलिसी रिजल्टेड इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इन मैनी इंडस्ट्री, मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री में जो लाइसेंसिंग पॉलिसी था अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी जितना क्षमता उससे कम यूटिलाइज हो पाएगा इन मैनी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में, ठीक, लाइसेंसिंग पॉलिसी का जो जितना काम होगा तो अंडर यूटिलाइजेशन हो पाया था, मतलब जितना क्षमता है उससे कम यूटिलाइज होना। और इन रियली द पॉलिसी हेल्प लार्ज बिजनेस हाउसेस इन क्या है, एक्यूमुलेटिंग इकोनॉमी पावर, और रियलिटी में आपको बताया जा रहा है किसे, लार्ज बिजनेस हाउसेज एक्यूमुलेट इकोनॉमी पावर, इकोनॉमी पावर ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास था, बिजनेस मतलब बड़े आदमी के पास इकोनॉमी पावर हो गया था, ठीक है। और लास्ट आपका टॉपिक समाप्त है, ख़त्म है। थोड़ा सा रात बहुत हो गया यहाँ पर ना, हमको थोड़ा सा आज माइंड सही से काम नहीं कर रहा है, बहुत नींद टाइप का आ रहा है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाए इस समय। खैर लास्ट सोचे आज बना के ख़त्म करते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 था, तो इसीलिए सोचे कि फिर हमको टाइम नहीं है, क्लास वगैरह इधर चल रहा है ना, और ट्वेल्व वगैरह सबको देखना है। चलिए सोचिए जो भी था, अगर पढ़िएगा चैप्टर के बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें नए नए, कुछ कुछ टर्म जो समझ में नहीं है उसको गूगल वगैरह करके भी देख सकते हैं, कुछ अपने से मदद हेल्प करिए, सॉरी कुछ अपने से पढ़ने का कोशिश करिए, तो क्लियर होगा। मेरे से जो भी था बता दी। फिर परमिट क्या है, लाइसेंस राज, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ मैनी टाइम्स ग्रांटेड लाइसेंस टू बिग बिजनेस विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ देयर एप्लीकेशन। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन को डायरेक्ट ऐसे ही लाइसेंस दे दिया, बिना कोई जांच वगैरह किए, बिना कोई सिक्योरिटी वगैरह, क्या एप्लीकेशन क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो अपना मन प्रोडक्शन वगैरह करने लगा था, तो धीरे धीरे वही लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि सब बेकार हो गया था। तो लास्ट में क्या हुआ ना कि मात्र
हम लोग इतना पैसा कंट्री में बचा था ना, समझिए कि मात्र 2 दिन हम लोग खाना खा पाते, इतना पैसा बचा हुआ था। तो क्या हुआ ना, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बात करके बोले कि जो सिस्टम हम लोग अभी अंदर में चला रहे हैं ना, बहुत ही बेकार है, इसको जल्द से जल्द चेंज नहीं करिएगा तो हम लोग का जो भी कंट्री का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं इतना नीचे गिर जाएगा कि कितना साल तक नहीं उठ पाएंगे। तो अचानक चेंज आया था 1991 एलपीजी रिफॉर्म जो था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया था। वहाँ के बाद हम लोग कंट्री डेवलप कर पाए, अच्छे से सब कुछ विकास हो पाया था। तो उस चैप्टर को अगले वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे को खत्म कर देंगे। आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कुछ कुछ टॉपिक वगैरह अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, मैं जान रहा हूँ तो डिटेल में नहीं मैं बता पाया हूँ, तो उसको आपको थ्योरेटिकल नहीं लिखना है, तो मैं सब सारे को अच्छे से पढ़ के और क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेता। जैसे पिछले बार सब्जेक्टिव था एग्जाम उन लोग का, तो बहुत डीप में सबको बताते थे, काफ़ी अच्छे से उसको ढंग से पढ़ के, क्योंकि था सब्जेक्टिव। आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, ऊपर ऊपर जान गए कैसे कैसे क्या था। अब यहाँ से आपको लिखने के लिए नहीं देगा कि लिखिए व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वगैरह, कुछ नहीं पूछेगा, कब आया था, क्या क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस जस्ट वीडियो समाप्त हो रहा है, तो कल आपको 30 मिनट का वीडियो आज बन चुका होगा, 30-31 मिनट का बन गया है, तो कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू देंगे, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, जितना भी समझना है बहुत अच्छा है। बाकी आप पढ़िए कोशिश करिए, बाकी फिर हम लोग सपोर्ट करेंगे, फिर एमसीक्यू वगैरह देंगे डिटेल में। और बाकी जितना था समझाने के लिए समझा भी दिए हैं, ऐसा बात नहीं कि बहुत एक दो को टॉपिक में होगा तो उसको आप देख के कर सकते हैं। तो नोट्स को फॉलो कर, नोट्स को टेलीग्राम भेज देंगे, इस नोट्स को फॉलो करिए, कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में, तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।